हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का ग्रैंड वेलकम है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल साथियों। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, वो है आपका NIRF। ठीक है, NIRF ये आपके लिए यूजफुल तो जेट में है ही, इसके साथ ही जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, बिहार में अपकमिंग बैट के लिए, यानी किसी भी स्टेट के सेट की तैयारी अगर आप करते हैं या यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, ऑलवेज उसका फेवरेट क्वेश्चन रहता है NIRF रैंकिंग। ये क्या है, वर्तमान परिदृश्य क्या है, वर्तमान 2025 की रैंकिंग किस किस यूनिवर्सिटीज को क्या मिली है, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और ऑलवेज ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो NIRF रैंकिंग क्या है, तो सबसे पहले आप इसका फुल फॉर्म समझिए। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है। तो देखिए, NIRF सबसे पहले की सरकार द्वारा जारी की जाती है रैंकिंग, पूरी तरह गवर्नमेंट का है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये रैंकिंग है। इसका पूरा फुल फॉर्म देखिएगा तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। क्या हो गया? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार का अपना रैंकिंग नहीं था, उसको राष्ट्रीय रैंकिंग कहा जाता है। हिंदी में इसको देखिएगा ना, राष्ट्रीय रैंकिंग सिस्टम है जो देश के किसको, जितने यूनिवर्सिटीज हैं और जितने संस्थान हैं उनको अलग अलग पैरामीटर्स के आधार पर उनको रैंकिंग देता है। ठीक है, अलग अलग स्टैंडर्ड मानकों के आधार पर उनका रैंकिंग जारी करता है। इससे बेनिफिट्स होता है बच्चों को, जब उसे एडमिशन लेना हो, ठीक है, तो वह उस रैंकिंग के आधार पर समझ जाता है कि किस कॉलेज में या किस यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन लेना चाहिए, और ये रैंकिंग बहुत ही जरूरी है। तो किसने, कौन जारी करता है? ये भारत सरकार का। अब बात करते हैं भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय जारी करता है, तो और इसका वो जो मंत्रालय है वो मंत्रालय है आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या इसको पहले बोलते थे MHRD, है ना, MHRD डिपार्टमेंट। ऑप्शन में अगर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ना रहे, MHRD रहे, तो उसको भी कर सकते। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना, पुराना वाला ही मंत्रालय दे दिया, अभी इसका नाम हालांकि चेंज हो गया है। NIRF फर्स्ट टाइम, ये जो NDA गवर्नमेंट आई थी फर्स्ट टाइम 2014 में, इसके जस्ट एक साल के बाद 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। तो कब लॉन्च किया गया? 2015 में। और पहला जो रैंकिंग पब्लिश हुआ उसने 2015 के डाटा को ही पब्लिश किया, लेकिन कब किया? 16 में। जैसे मान लीजिए अभी 25 में जो रैंकिंग जारी हुई है, ठीक है, 25 में रैंकिंग जारी हुई है। अब सबसे पहला कब हुआ? 15 में इसको ये रैंकिंग देना, इसको लॉन्च किया गया, NIRF को लॉन्च किया गया। और पहला जो इसने जारी किया लिस्ट वो 2016 में। ठीक है, NIRF कब बना? 2015 में। पहली रैंकिंग कब जारी की? 2016 में। कौन जारी करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MHRD इसको जारी करती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहां पर आपको रिप्लाई दिया जाएगा। यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां भी आप जुड़िए। वहां भी अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं तो वहां भी आपको रिप्लाई दिया जाएगा, इसका PDF भी मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, आगे देखते हैं इनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रैंकिंग का उद्देश्य क्या है, इस रैंकिंग को जारी करने का उद्देश्य क्या है। सबसे पहला और मेन है उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन करना, इवेल्युएट करना कि कौन सा संस्थान कैसा है। दूसरा है पारदर्शी और वैज्ञानिक रेटिंग देना, इसको ट्रांसपेरेंट फॉर्मेट में, ट्रांसपेरेंट तरीके से रैंकिंग दिया जाता है, इससे कि लोगों की विश्वसनीयता इसमें बनी रहती है। इसके अलावा जो मेन, जो मुझे लगता है वो थर्ड वाला है। थर्ड जो इसका गोल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, छात्रों को सही कॉलेज चुनने में मदद। जैसे होता है कि पूछते रहता है ना किससे, जैसे आप अपने गांव घर में है, किसी से पूछते हैं कि सर भैया कौन सा कॉलेज एडमिशन लें, यहाँ पूछना नहीं है, पूरा पैरामीटर्स को सेट करके रैंकिंग सरकार जारी करती है। ठीक है, पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ। तो रैंकिंग के अनुसार आप एडमिशन लीजिए ना, जिसका रैंकिंग अच्छा है। ठीक है, मान लीजिए IIT मद्रास अभी नंबर 1 चल रहा है, IIT मद्रास में एडमिशन लेगा बच्चा। ठीक है, उसी तरह टॉप 3rd में एडमिशन लेगा, अगर वहां नहीं हुआ तो 2nd में लेगा। ऐसा नहीं कोई इसको
गलत सलाह दे सकता है, क्योंकि वो रैंकिंग एनआईआरएफ का रैंकिंग देखकर उसको डिसीजन लेना चाहिए। तो बच्चों को कॉलेज चुनने में मदद करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही संस्थानों में प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता सुधार बढ़ाना उद्देश्य है। जब एक संस्थान रैंकिंग 1 में आता है तो वो फिर ये भी रहता है किस क्षेत्र में, किस पार्टिकुलर फील्ड में उसकी रैंकिंग कम हुई है, ये भी जारी किया जाता है। तो वो संस्थान क्या करता है, अगला बार अपने रैंकिंग में सुधार करने के लिए उस क्षेत्र में भी सुधार कर लेता है। तो कंपटीशन का भावना जगता है और सभी संस्थान साथ साथ ग्रो करते हैं इस प्रतिस्पर्धी माहौल में। तो चलिए, संस्थानों में प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता सुधार। इसके बाद भारत को वैश्विक रैंकिंग में मजबूत बनाना। जी हाँ, भारत को वैश्विक रैंकिंग में, क्योंकि ये तो हमारा हो गया कंट्री लेवल का, इसी पर इंटरनेशनल रैंकिंग भी जारी होता है। वहां पर भारतीय यूनिवर्सिटी टिक नहीं पाती है ना, टॉप 500 में बहुत कम आ पाता है। ठीक है, टॉप 100 में तो और भी स्थिति खराब है। तो इसलिए अगर हम अपने स्तर से रैंकिंग के लिए पैरामीटर सेट करके अपने यूनिवर्सिटी, अपने संस्थानों को आगे बढ़ाते रहेंगे, तो जब वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल रैंकिंग जारी होगी, वहां भी भारत के ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी और कॉलेज आ पाएंगे। इससे क्या होगा, वर्ल्ड में भारत के प्रति जो छवि है ना, वो बदलेगी। ठीक है, यहाँ के यूनिवर्सिटी और कॉलेज में विदेश से पढ़ने के लिए बच्चे आएंगे। इससे क्या होगा, विदेश से जब पढ़ने से बहुत प्रकार का बेनिफिट्स है, वर्ल्ड लेवल पे नाम होगा, साथ ही उनको इकोनॉमिक रूप से भी फायदा होगा जब बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेंगे और फी के साथ पढ़ेंगे। अब देखिए कौन कौन से पैरामीटर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो 5 पैरामीटर्स है, इसका नाम याद रखिएगा। ये 5 पैरामीटर्स हैं एनआईआरएफ के पैरामीटर्स, यानी मूल्यांकन का जो क्षेत्र है, एरिया है, वो 5 क्षेत्रों में ये काम करती है, जो इसके पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले देखिए टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्स, जिसको शॉर्ट में कहते हैं टीआरएम। अगर 100 इनको मार्क्स है, 100 इनका जो चीजों को अगर ये देखती है, उसमें 30% वेटेज है। इसको भी याद रखिएगा, वेटेज कितना है, 30% टीएलआर का, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, टीएलआर शॉर्ट में रखिएगा, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, इसका वेटेज है 30%। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। वो 100 में 30% वेटेज इसी का दिया जाता है। यहाँ क्या क्या देखा जाता है कि फैकल्टी स्टूडेंट का रेशियो क्या है, छात्र शिक्षक का अनुपात क्या है। जैसे अभी कहा जाता है छात्र शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए, 25, मतलब अगर 25 बच्चे हैं तो उस पर एक टीचर चाहिए। क्या वो रेशियो फुलफिल हो रहा है, ये देखा जाता है। ठीक है, यानी किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट और टीचर का रेशियो क्या है, तो ये देखा जाता है। फैकल्टी की योग्यता, जो पढ़ा रहे हो फैकल्टी कितने पढ़े लिखे हैं ना, या उसको पढ़ाने का स्किल्स कैसा है, वो देखा जाता है। लैब है कि नहीं, लाइब्रेरी है कि नहीं, है ना, आधुनिक आईसीटी सुविधा है कि नहीं, है ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का किस प्रकार वहां पे उपयोग किया जाता है, इन चीजों को देखा जाता है किसमें, टीचिंग, लर्निंग, रिसोर्सेज, यानी टीचिंग का तरीका भी और जो रिसोर्सेज है उनके पास। और एक है आपका वित्तीय संसाधन, उसका उपयोग, जो फंड मिलता है उसका किस प्रकार उपयोग हो रहा है, किस प्रकार वित्तीय संसाधन दिया जाता है। पहला हो गया टीएलआर, 5वां में जो 2 नंबर पे है, और वो भी समान रूप से इंपॉर्टेंट है ना, टीएलआर के समान। इसको भी देखिए, इसका भी वेटेज कितना है, इसका भी वेटेज आपको कितना दिख रहा है, 30%। इसको शॉर्ट में हम लोग आरपी बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरपी, यानी रिसर्च प्रोफेशनल प्रैक्टिस, रिसर्च प्रोफेशनल प्रैक्टिस। इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या देखा है, संस्थान रिसर्च पब्लिकेशन करा रहा है कि नहीं, रिसर्च अगर करा रहा है तो इसको पेटेंट करा रहा है कि नहीं, पीएचडी का जो गाइडलाइन है, किस गाइडलाइन के तहत पीएचडी हो रही है, पीएचडी गुणवत्तापूर्ण है कि नहीं, क्वालिटी रिसर्च हो रहा है कि नहीं, ये सभी। इसके बाद प्रोजेक्ट फंडिंग, है ना, इंडस्ट्री से कैसा लिंक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आरपी, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। आपसे क्वेश्चन आएगा कि रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस को कितना वेटेज दिया जाता है एनआईआरएफ में, 30%। ठीक है, टीएलआर को भी 30%, तो 30 कितना हो गया, 60। तो जो मेजर एरिया है ना, ये 2 ही है, बाद बाकी और भी 3 है, उसको भी देखेंगे।
तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं साथियों। आगे अब देखिए, आगे कौन सा देखा जाता है पैरामीटर्स, वो है ग्रेजुएशन आउटकम। ग्रेजुएशन आउटकम जिसको बोलते हैं जीओ, ग्रेजुएशन आउटकम गो, इसको 20% वेटेज दिया था, यानी हम लोग 80% तक आ गए हैं। 30 प्लस 20 80% तक आ गए हैं। ये क्या करता है, देखता है कि ग्रेजुएशन अगर बच्चे कर लिए इस संस्थान से, उसका प्लेसमेंट हो पाता कि नहीं, कितने बच्चे को जॉब मिल जा रहा है, हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा में प्रवेश उसका हो पा रहा है कि नहीं, यूनिवर्सिटी का परिणाम है ना, रिजल्ट कैसा है, रिजल्ट कैसा रहता है, इन चीजों को देखा जाता है इसके अंदर ग्रेजुएशन आउटकम में। इसके अलावा अब जो 4th नंबर पे है, जिस पैरामीटर्स को देखा जाता है उसको देखते हैं। 4th नंबर पे देखा जाता है आउटरीच इंक्लूसिविटी, यानी कह सकते हैं कि वहां पर अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग स्तर के बच्चे पढ़ते हैं, उनके साथ किस प्रकार एजुकेशन का वहां व्यवस्था है, उनके लिए किस प्रकार एजुकेशन सिस्टम है, वो देखा जाता है। इसको वेटेज दिया गया 10%। आउटरीच इंक्लूसिविटी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं ओआई, ओआई, ठीक है। यहां पर देखा जाता है विविधता, यानी पढ़ाई में सभी है कि नहीं, है ना, उसको जेंडर को देखा जाता है, रीजनल, सोशल, इन सभी पैरामीटर्स को देखा जाता है वहां पे डाइवर्सिटी है या नहीं, ठीक है, उनके डाइवर्सिटी लेवल को देखा जाता है, ये अच्छा होना चाहिए। विकलांग छात्रों के लिए, जो डिसेबल्ड है, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं दी जाती है, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी छात्रों का अनुपात क्या है, ग्रामीण क्षेत्र के कितने बच्चे पढ़ते हैं, शहरी क्षेत्रों के कितने बच्चे पढ़ते हैं, ये नहीं कि सिर्फ ग्रामीण ही पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ शहरी ही पढ़ रहे हैं, इससे उसके रैंकिंग पे असर पड़ता है। इसका वेटेज है 10%, ठीक है, यानी हम लोग 90% तक आ गए हैं, 10%। और किसका लास्ट में आपका 10% है, जो कि एक्सपर्ट वगैरह अपनी राय देंगे, इसको रिजल्ट आप मान सकते हैं, ठीक है, ये रिजल्ट टाइप से मान सकते हैं, आपके यूनिवर्सिटी से अदर के या आपके संस्थान के बाहर के लोग इस पर क्या राय देते हैं, जिसको कहते हैं परसेप्शन, ठीक है, पीआर, इसका भी वेटेज है 10%। वेटेज किसको कितना दिया गया उसको याद रखिएगा, पीआर परसेप्शन है। देखिए हमको इस संस्थान के प्रति ये परसेप्शन है, मान लीजिए अभी आपका जेट कौन लेगा, जेपीएससी, अब जेपीएससी का रैंकिंग तो जारी नहीं करता है, मान लीजिए जेट जेपीएससी लेगा, अब जेपीएससी के बारे में परसेप्शन ये है कि जेपीएससी बड़ा लेट करता है, कोई भी एग्जाम में टाइम पे नहीं करा पाता है, परसेप्शन बना हुआ है, कौन, हम लोग बनाते हैं, है ना, हम लोग, आप लोग, या जो भी ये जेपीएससी से धोखा खाए हुए हैं, जेपीएससी इस प्रकार की चीजों को कर रहा है, जो देख रहा है, इसमें एम्प्लॉयर भी हो सकता है, ठीक है, एक्सपर्ट भी हो सकते हैं। उसी प्रकार आपके संस्थान, आपका जो संस्थान है, चाहे यूनिवर्सिटी हो चाहे कॉलेज हो, उनके बारे में भी लोगों का अलग अलग राय नहीं, ये कॉलेज अच्छा पढ़ाई होता है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ सबसे पहले एम्प्लॉयर्स की राय ली जाती है, परसेप्शन में एम्प्लॉयर्स की राय, ठीक है। इसके बाद जो पीर रिव्यू होता है, जो उसका जो बना रहता है समीक्षा मंडल, उसकी राय ली जाती है। फिर एकेडमिक एक्सपर्ट, एकेडमिक एक्सपर्ट जो है ना, उसकी क्या धारणा है, परसेप्शन क्या धारणा, ठीक है, उसकी क्या धारणा, एम्प्लॉयर का जो पीर है, यानी जो समीक्षा मंडल में है, उनका क्या राय है। सॉरी, थोड़ा ठंड के चलते सर्दी वगैरह लग रहा है। एकेडमिक एक्सपर्ट क्या क्या परसेप्शन है उस संस्थान के प्रति, इन चीजों को देखा जाता है परसेप्शन में, इसका वेटेज है 10%। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, एनआईआरएफ कितने प्रकार के रैंकिंग जारी करता है, कितने प्रकार की, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक टाइप में रैंकिंग उनका है, इनका 11 कैटेगरी में रैंकिंग जारी होता है। एनआईआरएफ कितने कैटेगरी में करता है, तो कौन कौन सा उतना आपको रटना नहीं है, सिर्फ आप ये याद रखिएगा कितने कैटेगरी में रैंकिंग, यही प्रश्न आता है, एनआईआरएफ कितने कैटेगरी में रैंकिंग जारी करता है, 11, कौन कौन सा, एक बार सिर्फ देख लीजिए, इसको रटना नहीं है कौन कौन सा कैटेगरी है। देखिए सबसे पहले ओवरऑल, यानी ओवरऑल रैंकिंग पहला जारी करता है, दूसरा यूनिवर्सिटी का रैंकिंग जारी करता है, फिर कॉलेज का, फिर इंजीनियरिंग संस्थानों का, मैनेजमेंट संस्थानों का, फार्मेसी संस्थानों का, मेडिकल, लॉ,
आर्किटेक्चर, डेंटल, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, यानी ये टोटल 11 इनका प्रकार है रैंकिंग जारी करने का। इसका नाम याद नहीं रहे, लेकिन आपको कितने प्रकार का रैंकिंग जारी करता है ये याद होना चाहिए। प्रश्न पूछा जाता है 11 प्रकार के रैंकिंग जारी करता है। अब इसकी विशेषता क्या है ना, की फीचर्स, जहां से प्रश्न आप सभी के लिए बनता है। तो की फीचर्स को देखते हैं। सबसे पहला कि यह गवर्नमेंट अप्रूव राष्ट्रीय रैंकिंग है। सबसे खास बात है कि यह गवर्नमेंट अप्रूव राष्ट्रीय रैंकिंग है। यह प्रक्रिया डेटा आधारित और पारदर्शी होता है। ऐसा नहीं कि ऐसे रैंकिंग दे दिया, पूरा डाटा पहले कलेक्शन होता है, उस डाटा का एनालिसिस होता है, उसके आधार पर रैंकिंग जारी होता है। यह रैंकिंग प्रत्येक साल जारी करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। संस्थान खुद अपनी जानकारी एनआईआरएफ पोर्टल पर अपलोड करते हैं। ठीक है, संस्थान अपनी सारी जानकारी एनआईआरएफ पोर्टल पर अपलोड करते हैं ऑथेंटिक डाटा के साथ। ये नहीं कि कुछ भी कर दिया, उसके साथ में प्रूफ एविडेंस भी लगाया जाता है। तो इसके आधार पर रैंकिंग जारी किया जाता है। इसके बाद एनआरएफ महत्वपूर्ण क्यों, ये इसको देख लेते हैं। महत्वपूर्ण क्यों, हालांकि स्टार्टिंग में हमने इंट्रो में बता दिया क्यों महत्वपूर्ण है। इससे क्या होता है ना कि कौन सा कॉलेज किस क्षेत्र में श्रेष्ठ है, उसको अलग अलग क्षेत्र का रैंकिंग दिया जाता है। इससे उसकी श्रेष्ठता का पता चलता है और कमियों का भी पता चलता है। उसमें जिसमें कमियां हैं उसमें सुधार का भी मौका मिलता है। छात्रों को करियर के लिहाज से सही विकल्प मिलता है। छात्रों को कहाँ जाना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है, किस कॉलेज में, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा ना, किसी सीनियर, किसी टीचर, कहीं से बहुत ज्यादा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ रैंकिंग के आधार पर वो अच्छे संस्थान में जा सकते हैं। भारत का जो शिक्षा का स्टैंडर्ड है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगा कि रैंकिंग जारी होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूती उसको इससे मिलेगा। अब कुछ की पॉइंट है जिसको आपको याद करना चाहिए, है ना। सारे का सारांश के रूप में हम लोग कुछ की पॉइंट को देखेंगे। अब है कि सब इसको लास्ट में समराइज, जिसको समरी कर सकते हैं। एनआईआरएफ लॉन्च कब हुआ, 2015 में। पहला रैंकिंग कब जारी हुआ, 2016 में। कौन जारी करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। रिवाइज कर रहे हैं हम लोग उसको एक बार। पैरामीटर्स कितने होते हैं, 5 है ना, 5 पैरामीटर्स देखा हमने। टीएलआर, ठीक है, आरपी जो कि मेजर है। इसके बाद हाईएस्ट वेटेज देख लीजिए, यहाँ पे इस प्रकार क्वेश्चन है, हाईएस्ट वेटेज किसको है, तो दोनों को बराबर है आपका आरपी और टीएलआर, दोनों को 30-30, दोनों को कितना है 30-30, तो सबसे ज्यादा वेटेज यही दोनों को है। ठीक है, इसके बाद परसेप्शन में कितना वेटेज दिया जाता है परसेप्शन को, तो परसेप्शन को 10, तो सबका परसेंटेज आपका परसेप्शन को 10% वेटेज दिया जाता है। कैटेगरी कितने प्रकार का रैंकिंग जारी करता है, 11 टाइप्स का रैंकिंग जारी करता है। ये बहुत ही जरूरी है। तो ये टॉपिक आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जेट के लिए, पेपर 1 के लिए है ही, साथ ही यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए भी जरूरी है। और आप किसी भी स्टेट के सेट की तैयारी कर रहे हैं, एनआरएफ ऑलवेज इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही अब समय आ गया है कि इसका वर्तमान रैंकिंग को हम लोग देख लें। ठीक है, वर्तमान जो रैंकिंग है ना उसको देखते हैं। ये देखिए, इसका आप एक स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। ये अभी वर्तमान रैंकिंग है 2025 का। एनआईआरएफ प्रत्येक साल रैंकिंग जारी करता है, जिसे ओवरऑल कैटेगरी में आपसे पूछा जाएगा, ओवरऑल कैटेगरी में पहला रैंकिंग किसे प्राप्त है एनआईआरएफ में, तो आईआईटी मद्रास 2024 में भी यही था। इसके बाद आईएससी बेंगलोर 2 नंबर पे, 3 नंबर पे आईआईटी बॉम्बे है। इंजीनियरिंग में पहला रैंकिंग किसे है, आईआईटी मद्रास, यहाँ भी आईआईटी दिल्ली 2 नंबर पे है ना, बेंगलोर का दिल्ली आ गया, फिर आईआईटी बॉम्बे 2024 में सेम यही स्थिति थी। इसके बाद मैनेजमेंट में पहला रैंकिंग किसको है, आईएम अहमदाबाद, 2 नंबर पे आईएम बेंगलुरु, आईएम कोझिकोड 2024 में भी सेम स्थिति है। ठीक है, अब यूनिवर्सिटीज में पहला रैंकिंग देखिए, यहां पर 2025 में आईआईएससी बेंगलुरु, 2 नंबर पे जेएनयू, 3 नंबर पे मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, इसको तीसरा रैंकिंग है। यहाँ पे आप देखिएगा जो 3 नंबर था पहले, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये 3 नंबर पे था, अब ये थोड़ा हट गया है और इसकी जगह कौन आ गया, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, ये आ गया है। अब देखिए कॉलेज में जो रैंकिंग है, हिंदू कॉलेज जो कि डीयू के अंतर्गत है, एक रैंकिंग मिला है उसको कॉलेज कैटेगरी में,
हमको इस तरह 11 कैटेगरी में रैंकिंग दिखाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन इतने में ही लगभग आपको मिल जाता है। 2 नंबर रैंकिंग मिरांडा हाउस, 3 है हंसराज कॉलेज, ये 3 हिंदू कॉलेज, 2 नंबर पे मिरांडा हाउस कॉलेज, 3 नंबर पे आपका हंसराज कॉलेज। तो ये तीनों किसके अंतर्गत है? डीयू। इसीलिए कहते हैं कि डीयू की जो पढ़ाई होती है ना, जबरदस्त होती है। ये सभी कॉलेज डीयू के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा आपका हिंदू का अगर 2024 के रैंकिंग को देखेंगे, या 3 नंबर पे अंतर है थोड़ा, बाद बाकी हिंदू कॉलेज हम ऑलवेज अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो फिलहाल साथियों एनआरएफ रैंकिंग में इतना ही, और आगे की क्लास में फिर से हम लोग इसी प्रकार नेक के बारे में देखेंगे। अभी कुछ रैंकिंग्स है उसको देख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।